Hello students, welcome to my class. Today I am going to teach you chapter 5 of your book Hornbill of class 11. The chapter name is The Ailing Planet, The Green Moment's Role, written by Nani Palkhiwala. The following article was written by Nani Palkhiwala and published in the Indian Express on 24th November 1994. The issues that he raised regarding the declining health of the earth continue to have relevance. नानी पालकीवाला ने 24 नवंबर 1994 को एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही हैं अर्थ के बारे में और फॉरेस्ट को लेकर, पॉपुलेशन को लेकर, हर चीज़ को लेकर उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है कि कैसे हम अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जो कि हमें रहने के लिए मिला हुआ है। आइए देखते हैं। One cannot recall many moments in the world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green moment which started nearly 25 years ago. नानी पालकीवाला कहते हैं कि बहुत सारे मूवमेंट्स हुए हैं लेकिन मतलब हर मूवमेंट इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं हुआ जितना कि ग्रीन मूवमेंट हुआ। ग्रीन मूवमेंट में बच्चे से लेकर बूढ़े तक ने पार्टिसिपेट किया और सबको इस मूवमेंट ने झकोर के रख दिया। इन 1972 द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड. Since then, the movement has not looked back. In 1972, this movement has founded in New Zealand और तब से इस movement ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, आगे ही बढ़ते जा रहा है. We have shifted one hopes irrevocably from the mechanistic view of a holistic and ecological view of the world. हम शिफ्ट हो रहे हैं, वी हैव शिफ्टेड, हमारी विचारधारा क्या हो रही है, समय के साथ बदल रही है। कैसे बदल रही है? हम मैकेनिज़्म जो हम लोग सोचते थे पहले के लोग 1944 से पहले लोग सोचते थे कि ये पृथ्वी नहीं मशीन है, तो वो सोच बदल रही है। अब लोग पृथ्वी को एक जीवित प्राणी की तरह मान रहे हैं। इकोलॉजिकल बैलेंस जो पृथ्वी पर जो चीज़ें हैं उनको वैल्यू दे रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड उसको देखा जा रहा है। इट इज़ अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन एज रेवोल्यूशनरी एज दैट इंट्रोड्यूस्ड बाय कोपरनिकस हु टॉट mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolves round the sun. ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है जैसे कि कोपरनिकस ने 16th सेंचुरी में ये बताया था कि अर्थ और सारे प्लैनेट सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, वैसे ही ये फीलिंग जो कि अब ये फीलिंग इंसानों में आ रही है कि अर्थ कोई मशीन नहीं है, अर्थ एक रहने वाली जगह है और वो जीवित है, इट इज़ लाइफ, उसके अंदर जान है। तो वो लोग उसको होलिस्टिक वे में ले रहे हैं और इकोलॉजिकल बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री देयर इज़ अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड consciousness that the earth itself is a living organism, an enormous being of which we are part. अब लोग जानने लगे हैं कि अर्थ एक लिविंग बीइंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है और हम जो इंसान हैं और जो जीव जंतु हैं इस इनॉर्मस बड़े से लिविंग अर्थ के छोटे छोटे पार्ट्स हैं, हम उसके पार्ट्स हैं। It has its own
metabolic needs and vital processes which needs to be respected and preserved। अब लोग ये समझने लगे हैं कि अर्थ की भी नीड है, रिक्वायरमेंट है, वाइटलिटी है, इम्पोर्टेंस है और उसको हमें रिस्पेक्ट देना होगा। जैसे हम अपने लिए रिस्पेक्ट चाहते हैं, हम अपने लिए सुरक्षा चाहते हैं, वैसे ही हमें पृथ्वी की भी रिस्पेक्ट करनी होगी और उसकी सुरक्षा करनी होगी। The Earth's vital sign reveal a patient in declining health। और जो बहुत वाइटल, बहुत इम्पॉर्टेंट साइन है वो रिवेल हो रहा है, वो पता चल रहा है कि अर्थ क्या है, एक ऐसा पेशेंट बन गया है जो बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हो रहा है, जिसकी हेल्थ बहुत तेज़ी से गिर रही है। We have begun to realize our ethical obligations to be good steward of the planet and responsible trustee of the legacy to future generation। और इसीलिए अब हमने रियलाइज़ किया है कि ये हमारी इथिकल, ये हमारी मतलब नेचुरल, जैसे हमारा कर्तव्य है, एथिकल हमारा कर्तव्य है, ये हमारी जनजात, हमारी एक ज़रूरत है जो हमें पूरी करनी है, ऑब्लिगेशन है, ये हमारी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो हैं स्क्वाड मतलब करें, रक्षा करें, लीडर बनकर अब आगे आएँ और प्लैनेट की रक्षा करें, जिससे कि हम एक ऐसा प्लैनेट, एक ऐसी पृथ्वी आने वाले जनरेशन को दे सकें जिसमें वो आने वाली पीढ़ी अच्छे से सरवाइव कर सके। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development। The concept of sustainable मतलब जिंदा रहना, सस्टेन करना, जिंदा रहना, डेवलपमेंट, तो कैसे जिंदा रख सकते हैं, वॉज पॉपुलराइज, बहुत फेमस हुई थी 1987 में बाय वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट। ये वर्ल्ड कमीशन एनवायरनमेंट एक कमेटी है, एंड डेवलपमेंट, उसमें कैसे विकास किया जाए। इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंड द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटीज ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड्स, that is without splitting the natural world of resources future generation would need। अब ये कमेटी जो थी, इसने ये कहा कि हम इस तरीके से, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर दो तरीके की चीज़ें हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो हम जो हैं बहुत तेज़ी से इनका कंजम्पशन कर रहे हैं। तो उसको सोचते हुए कि हम इन सब चीज़ों को कैसे यूज़ करें कि वो बची भी रहें और आने वाली जो पीढ़ी है वो उसको का जो फ्यूचर जनरेशन है वो उसको एंजॉय कर सके, वो उसको फील कर सके, वो भी देख सके। अगर हमने तरह तरह के फ्रूट्स खाए हैं तो वो भी खा सकें, अगर हमने तरह तरह के कपड़े पहने हैं तो वो भी पहन सकें। तो ये चीज़ है कि ये कमीशन जो है, मतलब ये जो कमीशन था वो ऐसे बात मतलब कोशिश कर रहा है कि ऐसी चीज़ हम डेवलप करें कि फ्यूचर जनरेशन को कोई नुकसान ना पहुँचे, फ्यूचर जनरेशन नेचर को पूरी तरीके से इंजॉय कर सके। इन द जू एट लसाका, Zambia, there is a cage where the notice reads, "The world's most dangerous animal." Inside the cage there is no animal but a mirror where you see yourself। अब लसाका जाम्बिया में एक केज है, जू में, वहाँ पे एक केज है और केज के बाहर नोटिस लगा हुआ है कि सबसे खतरनाक जानवर वाला ये केज है, इसमें सबसे खतरनाक जानवर है। और जब आप उस केज में झांक कर देखते हैं तो वहाँ पर कोई जानवर नहीं है, वहाँ एक शीशा रखा है, तो शीशे में आपको अपनी ही रिफ्लेक्शन दिखती है। तो कहने का अर्थ ये है कि सबसे खतरनाक जानवर कौन है? इंसान है। इंसान ही सबसे बड़ा जानवर है और वही क्या कर रहा है? पृथ्वी को नष्ट कर रहा है। थैंक्स टू द efforts of
a number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. अब बहुत सारी एजेंसीज़, एक ही कंट्री ने नहीं, बहुत सारी कंट्रीज़ मिलके ऐसी एजेंसीज़ चला रही हैं, ऐसे कार्यक्रम चला रही हैं जिसके तहत अब इस डेंजरस एनिमल को रियलाइज़ हो गया है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो उसको क्या करना चाहिए. He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. अब इस जानवर को पता चल गया है, मतलब इस ह्यूमन बीइंग को या हम लोगों को पता चल गया है कि डोमिनेशन से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं. अगर हमें बढ़ना है आगे, अगर हम कुछ डेवलपमेंट चाहते हैं तो वो पार्टनरशिप के तहत ही हो सकती है, वो पॉसिबल हो सकती है. डोमिनेशन के थ्रू नहीं हो सकती. हम डोमिनेट करके आगे नहीं बढ़ सकते. हम पार्टनरशिप में इक्वालिटी के साथ सबको एक साथ लेकर चलेंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं. Scientists have catalogued about 1.4 million living species which mankind shares the earth. अब साइंटिस्ट ने कैटलॉग मतलब होता है लिस्टेड, तो लिस्ट बनाई है अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज़ की, जो कि हमारे साथ अर्थ को शेयर कर रहे हैं. एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीसीज़. बायोलॉजिस्ट reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness. अब जो है साइंटिस्ट ने ये तो बताया है कि 1.4 मिलियन स्पीसीज़ हमारे साथ, जिनको हम जानते हैं, वो हमारे साथ अर्थ शेयर कर रही हैं. लेकिन वही साइंटिस्ट ये भी बताते हैं कि अभी भी 3 से लेकर 100 मिलियन के करीब ऐसी स्पीसीज़ हैं जिनका हम नाम भी नहीं जानते हैं और उनकी जो लाइफ है वो खतरे में है, वो वीक होते जा रहे हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं, जिनका नाम भी हम नहीं जानते हैं. और वो मतलब अंधेरों में उन्हें बिना जाने ही हम लोग खो दे रहे हैं. वो उनका जो जीवन है वो अंधेरों में गुम होता जा रहा है, नाम तक नहीं पता है. उन स्पीशीज़ का नाम भी हमें नहीं पता है. One of the early international commission which dealt inter alia with the question of ecology and environment was the Brandt Commission, which had a distinguished Indian as one of its member, Mr. L.K. Jha. तो पहले जो एक इंटरनेशनल कमीशन ये था, उसमें वो डील कर रहा था लेके इंटर एलिया, मतलब वो उसकी जो शुरू के अंतर्राष्ट्रीय आयोग जो अन्य मामलों के साथ पारिस्थितिक मतलब इकोलॉजिकल इसको ये करते थे, पर्यावरण के प्रश्नों के संबंध रखते थे, में से एक ब्रांट आयोग है जिसके एक प्रसिद्ध भारतीय मिस्टर M.L. झा सदस्य हैं. ठीक है, तो M.L. झा इसके जो है मेंबर हैं. द फर्स्ट ब्रांट रिपोर्ट राइज्ड द क्वेश्चन, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स अ स्क्रॉच्ड प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट, impoverished landscapes and ailing environment. इस कमीशन ने एक रिपोर्ट में क्वेश्चन किया लोगों से क्या हम अपने सक्सेसर्स को, आने वाली पीढ़ियों को एक जला भुना प्लैनेट देंगे जो मरुस्थल होगा और जो लैंड होगी वो पुअर होगी, लैंडस्केप जो होगी, जो ज़मीन होगी वो एकदम बंजर ज़मीन होगी, और एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें पीड़ा, पेन, दर्द भरा होगा, दुख भरा होगा, ऐसा एनवायरनमेंट देंगे. तो उन्होंने क्वेश्चन किया लोगों से.
Mr. Lester R. Brown, in his thoughtful book, The Global Economic Prospect, points out that the Earth's principal biological system are four. अब मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन अपनी बुक में, बहुत ही मीनिंगफुल बुक है द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, उसमें बताते हैं कि जो अर्थ की बायोलॉजिकल सिस्टम है वो चार कारणों से चलती है। वो क्या है? फिशरीज़ हैं, फॉरेस्ट्स हैं, ग्रासलैंड्स हैं और क्रॉपलैंड्स हैं। क्या हैं? फिशरीज़ हैं, फॉरेस्ट हैं, ग्रासलैंड्स हैं एंड क्रॉपलैंड्स हैं। एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, और यही ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम बनाते हैं। और यही जो है, ये जो चार चीज़ें हैं, फिशरी, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड, ये क्या करती हैं? ये इकोनॉमिक सिस्टम बनाती हैं। In addition to supplying our food, these four systems provide virtually all the raw materials for industry except mineral and petroleum derived synthetic. तो ये सारी चीज़ें, ये जो चार चीज़ें हैं, ये हमारी इंडस्ट्रीज़ को चलाती हैं, क्योंकि यही रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं इंडस्ट्रीज़ को। और दो चीज़ों को छोड़कर, एक्सेप्ट मिनरल एंड पेट्रोलियम, क्योंकि वो जो है वो उन्हें डिराइव करना पड़ता है, उन्हें निकालना पड़ता है, वो सिंथेटिक हैं। इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स are reaching as unsustainable level, a point where their productivity is being impaired. अब ये जो चार चीज़ें हैं, इनका कंजम्पशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि जहाँ पर ये जो सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम इन चार चीज़ों का, वो लंगड़ा लूला हो जा रहा है। इम्पेयर्ड मतलब अपंग हो जा रहा है। When this happens, fisheries collapse, और जब ये पूरी तरीके से हो जाएगा तो क्या होगा? फिशरीज कोलैप्स हो जाएंगी, फॉरेस्ट डिसअपियर हो जाएंगे, ग्रासलैंड आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड, जो ग्रासलैंड है, जो हरी भरी ज़मीन है, वो बंजर ज़मीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड क्रॉप लैंड डिटोरिएट, और क्रॉप लैंड खेत जो हैं वो भी डिटोरिएट, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंगर वर्ल्ड, ओवर फिशिंग इज़ कॉमन एवरी डे। अब देखिए, प्रोटीन, लोग अपने आप को जैसे सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं तो वो प्रोटीन खाते हैं, अपने डाइट बैलेंस करते हैं। तो प्रोटीन कॉन्शियस डे वर्ल्ड है, लोगों को पता है कि प्रोटीन हमें प्रोटेक्ट करेगा, तो जितना ज़्यादा वो कॉन्शियस हो गए हैं, प्रोटीन का हंगर बढ़ गया है कि हमें प्रोटीन खाना है, तो फिशिंग बहुत कॉमन हो गई है। मतलब हर इंसान चाहता है कि हम फ़िश खाएं। इन पुअर कंट्रीज़ लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायर वुड फॉर कुकिंग। और जैसे फिशिंग कॉमन हो गई है, वैसे ही पुअर कंट्रीज़ में जो लोकल फॉरेस्ट हैं वो क्या हो रहे हैं? ख़त्म हो रहे हैं, डेसिमेट हो रहे हैं, काटे जा रहे हैं। किस लिए काटे जा रहे हैं? फायर वुड्स के लिए। वहाँ के लोग लकड़ी का इंतज़ाम कहाँ से करते हैं? पेड़ काट कर करते हैं। तो इससे फॉरेस्ट क्या हो रहे हैं? ख़त्म होते जा रहे हैं। इन सम प्लेसेस फायर वुड्स हैव बिकम सो एक्सपेंसिव, what goes under the pot now cost more than what goes inside it. एक कमेंट लिखा है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कि लकड़ियाँ, फायरवुड्स इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं कि वो तो चूल्हे के अंदर जलती हैं, लेकिन चूल्हे के ऊपर जो पक रहा है वो सस्ता हो गया है, वो उसका दाम कम है, और चूल्हे के अंदर जलने वाली लकड़ी काफ़ी महंगी हो गई है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो एफ़र्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि चूल्हे की लकड़ी ख़रीदने में या तो पैसे दे दें या तो फूड ख़रीदने में पैसे दे दें, तो वो चीज़ें महंगी होती जा रही हैं दिन पर दिन, और लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा
महंगी हो रही हैं और खाना वो एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं. Since the tropical forest is, in the words of Dr. Mayers, the powerhouse of evolution, several species of life face extinction as a result of its destruction. अब डॉक्टर मेयर कहते हैं कि क्योंकि ये जो फॉरेस्ट हैं ये पावर हाउस हैं इवोल्यूशन के, ये सोर्स हैं इवोल्यूशन के, ये घर हैं बहुत सारी स्पीशीज़ का, और जैसे जैसे ये कटते जा रहे हैं, जैसे जैसे ये ख़त्म होते जा रहे हैं, वैसे वैसे स्पीसीज़, बहुत सारी स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं. आपने मतलब हमने तो कभी खुद नहीं देखा है वाइट एलिफेंट को, लेकिन सुना है कि वाइट एलिफेंट हुआ करती थी. तो वो ऐसी चीज़ जो हमने ही नहीं देखी, लेकिन हमारे एंसेस्टर्स, बड़े लोग, बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि हाँ वाइट एलिफेंट्स हुआ करती थी, उन्होंने देखा है. तो अब वो नहीं है. तो ऐसे बहुत सारी स्पीसीज़ हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं और हो रही हैं, उन्हें हमें बचाना है. इट हैज़ बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट प्रेसीड्स मैनकाइंड डेजर्ट फॉल. ये बहुत बड़ी बात कही है नैनी ने. इन्होंने कहा कि जो मैनकाइंड है, मैनकाइंड के आने के पहले फॉरेस्ट हुआ करता था और मैनकाइंड के आने के बाद डेजर्ट हुआ. तो ये हमें बताना चाहते हैं कि जो मैनकाइंड है उसको नेचर ने गिफ्ट दिया था एक हरी भरी प्लैनेट, एक हरा भरा प्लैनेट उस नेचर ने गिफ्ट किया था. लेकिन मैनकाइंड अपनी ग्रीड को नहीं रोक पाया है, वो अपनी लालच को नहीं रोक पाया है, और उसने हरी भरी ज़मीन को क्या कर दिया है, बंजर बना दिया है, मरुस्थल बना दिया है. द वर्ल्ड एंशिएंट पैट्रिमोनी of tropical forest is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year, and the growing use of dung for burning deprives the soil of an important natural fertilizer. अब देखिए वर्ड्स एंशिएंट पैट्रिमोनी मतलब जो हमें हमारे पूर्वजों से मिला है, जो हमारे एंसेस्टर्स हमें दे के गए हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय जो जंगल हैं, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो हमें मिले हैं वो बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं. उनके जो ख़त्म होने का रेट है, जो स्पीड है, वो 40 to 50 मिलियन एकड़ एक साल में ख़त्म हो रहे हैं. और उन फॉरेस्ट कट रहे हैं तो इसलिए उनकी जगह पर क्या हो रहा है, एनिमल डंग्स यूज़ किए जा रहे हैं. एनिमल्स का जो गोबर होता है उसको क्या किया जा रहा है, फ्यूल के रूप में यूज़ किया जा रहा है, उसे बर्न किया जा रहा है खाना पकाने में, किसी भी काम करने में. तो जो एनिमल डंग्स हैं उसे हम लोग क्या करते थे, उसे एज अ मैन्योर, फर्टिलाइज़र खेतों में यूज़ करते थे फर्टिलिटी बढ़ाने में. अब वो क्या हो रही है, वो आग जलाने में काम आ रही है. तो इससे क्या हो रहा है, लैंड जो है वो फर्टाइल नहीं हो पा रही है. ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है. और ये जो हम डंग्स यूज़ कर रहे हैं, इससे बहुत तरीके के केमिकल्स निकलते हैं, वो एनवायरनमेंट को भी हार्म कर रहे हैं. द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स दैट अ 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000. अब आज तो हम लोग 2021 में हैं और नैनी बताते हैं कि जो 1994 में उन्होंने लिखा था कि 1994 से मतलब 2000 तक पहुँचते पहुँचते जो रिक्वायरमेंट है वो 5% मतलब डबल, 5 times डबल होनी चाहिए. प्लांटेशन की जो स्पीड है, वर्ल्ड बैंक ने जो एस्टिमेट दिया था कि वो जो है 5% बड़ी होनी चाहिए, 5 times जो है प्लांटेशन, फॉरेस्ट प्लांटेशन होना चाहिए. और तभी हम कोप अप कर पाएंगे इस फ्यूल वुड डिमांड को. अगर हम इतना प्लांटेशन करेंगे तभी हमारे जंगल सुरक्षित रह पाएंगे, तभी फ्यूल वुड मिल सकता है. लेकिन हमें नहीं लगता कि हम
सन 2000 तक ये कर पाए हैं और आज 2021 चल रहा है और 2021 में हमारी स्थिति और वर्स्ट हो गई है। जेम्स स्पेथ, the president of the World Resources Institute, said the other day, "We were saying that we are losing the forest at an acre a second, but it is much closer to an acre and a half to a second." जेम्स स्पेथ कहते हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के, वो कहते हैं, वो बताते हैं कि एक रीडिंग ली गई है कि जो फॉरेस्ट हैं वो कितनी तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। वो रीडिंग बताते हैं कि एक एकड़ जो है 1 सेकंड में ख़त्म हो रहा है, ऐसा बताया गया है। लेकिन सच्चाई ये है कि 1.5 एकड़ 1 सेकंड में ख़त्म हो रहा है। Article 48A of the Constitution of India provides that the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. हमारे आर्टिकल में लिखा हुआ है कि हमारी ये जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है टू इम्प्रूव, अच्छा बनाने की, प्रोटेक्ट करने की, इम्प्रूव करने की, प्रोटेक्ट करने की, एनवायरनमेंट को सेफगार्ड करने की, फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को। ये सब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको प्रोटेक्ट करें, सेफगार्ड करें और इसको आगे बढ़ाएं और सेव करें और इन्हांस करें। बट वॉट कॉजेज एंडलेस एंग्विश इज़ द फैक्ट दैट लॉज are never respected or enforced in India. सबसे दुख की बात ये है, सबसे बड़ा दुख ये है, एंग्विश ये है, जो बहुत ही मतलब अफसोस की बात है, दर्द की बात है कि भारत में तो ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट तो हो जाती हैं, कागज़ पे इम्प्लीमेंट कर दी जाती हैं, लेकिन मानी नहीं जाती हैं। जो भी लॉज बने हैं वो इन्फोर्स नहीं किए जाते। फॉर इंस्टेंट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बाउंडेड लेबर शैल बी एबॉलिश्ड, बट दे फ्लरिश शेमलेसली इवन आफ्टर 44 years ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोगों को फॉलो करते हुए 44 years हो चुके हैं 1994 में, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन में ने बैन कर दिया था, बिल्कुल कहा था कि ये एबॉलिश, इसे बिल्कुल ख़त्म कर दें। क्या चीज़ ख़त्म करने को कही थी? कास्टिज़म, जाति पाति, अनटचेबिलिटी, छुआछूत, बाउंडेड लेबर्स, बधवा मजदूरी, ये सारी तीनों चीज़ों को ख़त्म करने को कहा था। वो ख़त्म ना होकर और बेशर्मी से बढ़ती ही जा रही हैं। A recent report of our Parliament's Estimates Committee has highlighted near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades. अब ये जो बहुत तेज़ी से कैटास्ट्रोफिक जो ये हैं कहते हैं विनाश, कैटास्ट्रोफिक डिप्लेशन मतलब होता है ख़त्म होना। तो जो विनाश हो रहा है इंडिया के फॉरेस्ट का, वो बहुत 40 सालों से बहुत तेज़ी से हो रहा है। अकॉर्डिंग टू रिलायबल डेटा, जो डेटा दिया गया है, इज़ लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 million acres a year। ऐसा कहा गया है कि एक साल में 3.7 मिलियन एकड़ जो है ख़त्म होता है, कट जाते हैं, ख़त्म किए जाते हैं। लार्ज एरियाज ऑफिशियली डिज़ाइन एज फॉरेस्ट लैंड आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस। अब ये चीज़ जानिए कि लार्ज एरिया, बहुत बड़ी बड़ी एरियाज़ ऑफिशियली जिन्हें डिज़ाइन किया गया था कि ये जंगल हैं, इनको छुआ नहीं जाएगा, वो आप वर्चुअली देख सकते हैं कि वहाँ एक भी पेड़ नहीं है। वो ऑलरेडी वहाँ से पेड़ काट के उन्हें किसी न किसी चीज़ के अंदर, चाहे फैक्ट्री हो चाहे मिल्स हो, उनमें कन्वर्ट कर दिया गया है। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 times द रेट इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स। अब जो 3.7
मिलियन एकड़ ईयर लिखा है, उसका 8 गुना ज़्यादा फॉरेस्ट कटता है। तो जो रिपोर्ट दी जा रही है वो भी एक्यूरेट नहीं है। 3 years study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warned that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated। अब जो 3 years स्टडी है सैटेलाइट के थ्रू और एरियल फोटोग्राफी के थ्रू की गई है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, वो वार्न कर रहे हैं इन एनवायरनमेंट हम लोगों को, वो वार्न करते हैं, वार्न्स दैट एनवायरनमेंट हैज़ डिटोरिएटेड, वो हमें वार्न कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं, हमें आगाह कर रहे हैं कि बहुत तेज़ी से हम जो हैं पृथ्वी का शोषण कर रहे हैं, दमन कर रहे हैं, और 88 कंट्रीज़ जो हैं बहुत क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच चुकी हैं। अगर हमने अभी नहीं सोचा तो कभी नहीं सोच पाएंगे। There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factor distorting the future of human society। एक सबसे बड़ा कंसर्न ये भी है ह्यूमन पॉपुलेशन ना, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि अगर हमने उस पर रोक नहीं लगाई तो हमारी पॉपुलेशन ही सबसे बड़ी मुसीबत हमारे लिए हो जाएगी। इट took mankind more than a million years to reach the first billion, और mankind को 1 मिलियन ईयर्स लगे फर्स्ट बिलियन तक पहुंचने में, बहुत साल लगे फर्स्ट बिलियन पहुंचने में। बट उसके बाद क्या हुआ, दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर्स ऑफ 80s, वो 80s का ईयर था। बाय द ईयर 1800 में हम फर्स्ट बिलियन पहुंचे और 1900 में हम सेकेंड बिलियन पहुंच गए। अ सेकेंड बिलियन वाज एडेड एंड 20th सेंचुरी, और जैसे ही 20th सेंचुरी आया has added another 3.7 billion। अब आप देखिए कितना रैपिड इंक्रीज हुआ है 20th सेंचुरी में कि बिल्कुल 1 बिलियन से हम 3.7 बिलियन पहुंच गए। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन। Every 4 days the world population increased by 1 billion। अब ईयर की बात तो छोड़ दीजिए, मंथ की बात छोड़ दीजिए और वीक की बात छोड़ दीजिए, अब तो 4 दिन में 1 मिलियन लोग मतलब बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि पृथ्वी स्ट्रेच तो हो नहीं रही है, बढ़ तो रही नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है तो जंगल तो काटना पड़ेगा ही रहने के लिए, और जब जंगल कटते चले जाएंगे तो जानवर ख़त्म होते चले जाएंगे और एक दिन इंसान को मारना शुरू कर देगा, मारकर ख़त्म करने लगेगा। तो हमें इस पर बहुत सोचना है, बहुत काम करना है। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज, एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ इम्प्रूव्स। ऐसा कहा जाता है, फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज। जो जब हमारी इनकम राइज होती है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो अमीर हो जाते हैं, वो ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा करते क्योंकि वो एजुकेटेड होते हैं, उन्हें हेल्थ कंसर्न हो जाते हैं, स्टडी कंसर्न हो जाते हैं, डेवलपमेंट कंसल्ट हो जाते हैं, तो ये चीज़ होती है। दस डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कंट्रासेप्टिव, but development itself may not be possible if the present increase in numbers continue। हाँ, डेवलपमेंट बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा एक ज़रिया है, कॉन्ट्रासेप्टिव है, मतलब एक गर्भ निरोधक की तरह काम करता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है अगर इतनी तेज़ी से जो रैपिड 4 दिन में 1 मिलियन लोग बच्चे पैदा हो रहे हैं, अगर इस रैपिड इंक्रीज से पॉपुलेशन बढ़ती रही तो डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। द रिच गेट रिचर, द पुअर beget children which
condemns them to remain poor. जो रिच हैं वो अमीर के अमीर रह रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे हैं, तो वो रिच हैं और रिच होते जा रहे हैं। और जो पुअर हैं वो रोक ही नहीं लगा रहे हैं, वो बच्चे पे बच्चे पैदा करते जा रहे हैं, चाहे उनको खाने को हो, रहने को हो, चाहे नहीं, लेकिन वो बच्चे पैदा करते जा रहे हैं और वो गरीब के गरीब ही रह जा रहे हैं। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स। ये जो कंसेप्ट दिमाग में बैठा रखा है ना लोगों ने कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा काम करने वाले ज़्यादा हाथ होंगे। मेयरली मोर पीपल विदाउट वर्क, इसका सिर्फ एक मतलब है, ज़्यादा लोग मतलब ज़्यादा पेट और ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बींग्स बी ट्रीटेड लाइक कैटल्स। अब इंसानों को जानवरों की तरह तो ट्रीट नहीं करेंगे ना। एंड कंपल्सरी स्टरलाइज, हम पकड़ पकड़ के उन्हें स्टरलाइज भी नहीं कर सकते। बट देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू वॉलेंट्री फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोरेसियन। तो इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोरेसियन, अब ये कोरेसियन का मतलब होता है शक्ति का प्रयोग। ओके तो फोर्सफुली, इन इंग्लिश वी विल से फोर्सफुली। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम इंसानों के साथ जानवरों की तरह व्यवहार नहीं कर सकते, उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ कर स्टरलाइज नहीं कर सकते हैं, रोक सकते हैं कि आप बच्चे ना पैदा करिए, लेकिन ज़रूरत है, ये बहुत बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हम फोर्सफुली ये चीज़ करें, ये चीज़ इम्प्लीमेंट करें कि ज़्यादा बच्चे ना हो, मतलब 1 से 2 बच्चे हों, उससे ज़्यादा बच्चे ना हो, तभी हम नेचर को बचा पाएंगे, तभी हम एनवायरनमेंट को सुधार पाएंगे, तभी हम डेवलपमेंट को अंजाम दे पाएंगे। द चॉइस इज़ रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी। अब चॉइस इज़ रियली बिटवीन, परपेचुएशन का मतलब होता है लगातार जो हम पॉवर्टी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो गरीबी बढ़ेगी, अगर पॉपुलेशन कंट्रोल होगी तो हमारी गरीबी भी हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे, more than the entire population of Africa and South America put together। कह रहे हैं कि 2 कॉन्टिनेंट अफ्रीका और साउथ अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट को मिलाकर अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 920 मिलियन से भी कहीं ज़्यादा है। ये 1994 का आंकड़ा है। No one familiar with the condition in India would doubt that the hope of the people would die in their hunger hurtments unless population control is given topmost priority। और अगर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, सबसे ज़्यादा अगर ध्यान देना है किसी चीज़ पे तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है पॉपुलेशन कंट्रोल पर इंडिया को। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल पर ध्यान नहीं दिया इंडिया ने तो ये अपने हट में, झोपड़ियों में, घरों में भूखे मर जाएंगे। डेवलपमेंट तो दूर की बात है, ये भूख के मारे ही मर जाएंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी द ट्रांससेंडिंग कंसर्न द सर्वाइवल नॉट जस्ट फॉर द पीपल बट ऑफ द प्लैनेट। पहली बार हमें देखने को मिला है ट्रांसेंडिंग, मतलब ये जो है जो पहली बार हमें बढ़ती हुई चिंता दिख रही है, मतलब लोग कंसर्न हैं, लोगों को चिंता है, न्यूज़पेपर्स हैं, मीडिया है, सभी इसके लिए कंसर्न है। द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लैनेट, और प्लैनेट को बचाने के लिए लोग कंसर्न है। वी हैव बिगन टू टेक होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिक ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। और हम लोगों ने अब चारों तरफ से, मतलब पृथ्वी को इस तरीके से पढ़ना शुरू किया, पृथ्वी को एक इंसान के रूप में देखना शुरू किया है। और जब एक इंसान के रूप में हम उसे देखेंगे तो हम हर चीज़ देखेंगे कि कहीं उसे भूख तो नहीं लगी, कहीं उसे प्यास तो नहीं लगी, कहीं वो बीमार तो नहीं है, वो कैसे एग्जिस्ट कर रही है, कैसे उसे रहना चाहिए, हर चीज़
देखने लगे हैं। द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरली सिग्नल आवर डिमाइज, इट इज़ आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हमारी मौत का सूचक नहीं है, ये हमारे, अगर हमने इसे अच्छे से रखा तो ये हमारे लिए पासपोर्ट का काम करेंगे हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए। इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज़ अशर्ड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो हम हैं इस धरती पर, अभी जो हम लोग हैं, ये हम लोगों को एक मौका दिया गया है अशर्ट करने का, ले जाने का। एक एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हमारे ऊपर, हमारे कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि हम इसे लेकर चलें, इसे वहाँ तक पहुँचाएं जिससे कि हमारे आने वाली जनरेशन सारी चीज़ों का आनंद उठा सके। इट इज़ अ होलिस्टिक व्यू एंड इकोलॉजिकल व्यू, seeing the world as an integrated whole rather than a dissociated collection of parts। अब नैनी कहते हैं कि इसको एक जीवित रूप में देखना, इकोलॉजिकल मतलब हर तरीके से संरक्षण करना, पृथ्वी का हर तरीके से चारों ओर ऑलराउंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, इंटीग्रेटेड, हर एक की जिम्मेदारी है। ये नहीं कि किसी एक की जिम्मेदारी, हर एक की जिम्मेदारी है। और इन्हें टुकड़ों टुकड़ों में नहीं, हर पार्ट को, एक एक पार्ट को, मतलब अगर कहें सर, पैर, हाथ, मुंह, सारी चीज़ों को जैसे हम अपने बॉडी पार्ट्स का ख्याल रखते हैं, वैसे ही अगर पृथ्वी का एक एक हिस्सा, हर चीज़ को हम एक साथ मिलाकर देखें तभी हम इसका प्रोग्रेस कर सकते हैं। Industry has a most crucial role to play in this new era of responsibility. What a transformation would be effected if more business shared the views of Chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Woolard, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer। अब यहाँ कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री हैज़ अ मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो औद्योगिकरण है, उद्योग है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। और कितना बदलाव आएगा यदि और अधिक व्यापारी डूपॉन्ट के चेयरमैन मिस्टर एडगर एस बुलार्ड की विचारधारा को अपनाएंगे। मतलब अगर हम उनकी विचारधारा को अपनाएं जिन्होंने 5 वर्ष पहले अपने आप को कंपनी का पर्यावरण अधिकारी घोषित कर लिया था। उन्होंने अपने आप को, ड्यूपॉन्ट जो है वो एक कंपनी है और उसके जो चेयरमैन हैं उन्होंने अपने आप को COE बना लिया था एनवायरनमेंट का। क्योंकि वो चाहते थे, he said, our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance। उन्होंने बहुत अच्छे से समझाते हुए कहा, our continued existence, अगर हम बने रहना चाहते हैं एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर, सबसे ऊपर रहना चाहते हैं कि हम सबसे आगे रहें, तो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम एनवायरमेंटल परफॉर्मेंसेस को भी साथ में लेकर चलें। अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो 5 पेड़ लगाएं भी, ये हमारी क्या है, जिम्मेदारी है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर हम सबसे आगे लीड में रहना चाहते हैं, सबसे आगे रहना चाहते हैं, तो एनवायरनमेंट के प्रति हमारी जिम्मेदारियां भी हैं। ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय मार्गरेट थैचर ड्यूरिंग द ईयर ऑफ हर प्राइम मिनिस्टरशिप, none has passed so decisively into the current coin of English usage of her felicitous words।
अब मार्गरेट थैचर के बारे में यहाँ पर नैनी ये कर रहे हैं कि मार्गरेट थैचर ने जो है जितना भी कथन मार्गरेट थैचर ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में किए उनमें से कोई भी अंग्रेजी भाषा के प्रयोग में इतना नहीं लाया गया जितना कि उनके ये धन्य शब्द प्रयोग में आए। अब ये जो गोल्डन वर्ड्स हैं मार्गरेट थैचर के वो क्या कहती हैं वो सुनते हैं। मार्गरेट थैचर ने कहा है कि नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ। कोई भी जनरेशन इस धरती पर रहने के लिए नहीं आया है। ऑल वी हैव इज़ अ लाइफ टेनेंसी विथ फुल ऑफ रिपेयरिंग लीज। और हम इस धरती पर क्या हैं, किराएदार हैं, और हम इसका किराया कैसे पे कर सकते हैं, इसको रिपेयर करके। हमारी जिम्मेदारी है कि हमको, क्योंकि हम यहाँ पर रहने नहीं आए हैं, हम इसको सेफगार्ड करने आए हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसे रिपेयर करें। इन द वर्ड ऑफ मिस्टर लस्टर ब्राउन, मिस्टर लस्टर ब्राउन क्या कहते हैं ये देखते हैं। We have not inherited this earth from our forefathers. We have borrowed it from our children. और मिस्टर लस्टर ब्राउन कहते हैं कि हमने अपने पूर्वजों से ये धरती नहीं ली है, बल्कि हमने अपने बच्चों से ये धरती उधार में ली है। तो ये हमारी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हमने जब कोई चीज़ उधार ली है तो हम उसको उसी तरीके से उन्हें वापस करें। तो ये हमारी बहुत बड़ी कोशिश होनी चाहिए, इसमें हमें जी जान लगा देना चाहिए, क्योंकि हमने उसे उधार में लिया है और वो जब उसको एंजॉय करने का टाइम आए उनका, तो वो अच्छे से एंजॉय कर सकें। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। लेकिन गवर्नमेंट को और हम लोगों को चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। एक फैक्टर को नहीं, सिर्फ बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि पृथ्वी को धीरे धीरे कर खाए जा रहे हैं। उन सब को एक साथ रख कर रीड करें, उसके ऊपर काम करें मिलजुल कर। जैसा कि कहा गया है कि डोमिनेटिंग नेचर नहीं, पार्टनरशिप में होना चाहिए। तो मिलजुल कर बैठ कर उसको देखें, सोचें और एक दूसरे की मदद करते हुए पृथ्वी को रहने लायक बनाएं, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को हम एक अच्छी पृथ्वी दे सकें। Hope you have understood the chapter, and if you have any problem you can write down in the comment box. I am always there to help you out. See you in the next video. Till then, bye bye.